हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। सबसे पहले तो ये डोंट स्किप द वीडियो, प्लीज इस वीडियो को स्किप ना करें। आज है 2 जनवरी 2026 और ठीक नेक्स्ट मंथ यानी कि सिर्फ 30 दिन बचे हैं आपके एग्जाम को। सिर्फ 30 डेज बचे हैं आपके एग्जाम को। आज है 2 जनवरी 2026 और बस अगले महीने 2 फरवरी 2026 को आपका बायोलॉजी का पेपर है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पेपर है और वो भी बायोलॉजी का ही पेपर है। सो याद रहे प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा का पूरा क्लास अटेंड करें। ठीक है, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। क्वेश्चंस यहां से बहुत भरपूर मात्रा में पूछे जाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन एंड ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 52, क्योंकि हमने 50 तक क्वेश्चन कर 52। देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, systematic attack in certain seasons are related to। कुछ मौसम में, कुछ महीनों में क्या होता है कि अस्थमैटिक अटैक यानी कि अस्थमा का जो अटैक होता है उसका कारण इनमें से क्या हो सकता है? क्या कारण लो टेम्परेचर हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। यदि लो टेम्परेचर पे अस्थमैटिक अटैक आते तो जो पर्सन बिल्कुल ठंड वाले जगह में रह रहे हैं, जहां का टेम्परेचर हमेशा लो रहता है, वहां पे सर्वाइवल का चांस बहुत कम होता। तो ये ऑप्शन पहला होगा नहीं। ह्यूमिड इन्वायरमेंट, कुछ ऐसे भी जगह है जहां पे लोग रहते हैं, जैसे कि आपने सुना हुआ होगा कि अपने इंडिया का सबसे जो गर्म शहर है जिसका नाम है श्रीगंगानगर, बहुत ज्यादा गर्मी वहां पे पड़ती है लेकिन फिर भी वहां पे लोग सरवाइव करते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि वहां का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे लोग को अस्थमा ज्यादा हो रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं हो रहा है। तीसरा, इन 3 कंटेनर यानी कि लोग जो 3 कंटेनर में फूड को प्रिजर्व करके रखते हैं और वो खाते हैं, उसके कारण अस्थमैटिक अटैक आता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो है क्या? इनहेलेशन ऑफ सीजनल पॉलन। जो मैंने बताया भी हुआ था कि एलर्जी और ये सब चीजें जो होती है ये पॉलन ग्रेन्स के कारण भी होती है। ठीक है, तो जो सीजनल पॉलन जो होते हैं उनका जो इनहेलेशन हो जाता है, वो जो बॉडी में चले जाते हैं, उसके कारण बहुत लोगों को अस्थमैटिक अटैक मिलता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। लाइसोस प्रिजर्व्ड इन पर्सपिरेशन सलाइवा डेस्ट्रॉयज। यहां पे क्या बोल रहा है? लाइसोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है पर्सपिरेशन। पर्सपिरेशन का मतलब होता है पसीना। ठीक है, फिर बात करेंगे टीयर्स की। ठीक है, तो जो पसीना की बात करें या फिर सलाइवा की बात करें या फिर टीयर्स की बात करें, इन सब में प्रेजेंट होता है लाइसोजाइम नामक एंजाइम। ठीक, और ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? तो कुछ बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, सो अपना ऑप्शन नंबर सी यहां पे हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 54। ठीक है जी, चलिए फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए। ठीक है, जल्दी से फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए। ठीक है, फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए। बिलरोथ्स कॉर्ड आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। हालांकि अभी आपके सिलेबस में है नहीं, पहले था, बट ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन बस याद रखना कि बिलरोथ कॉर्ड एक ऐसा कॉर्ड होता है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है स्प्लीन का, ये स्प्लीन के अंदर प्रेजेंट होता था। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है यहां पे दिया हुआ है किसका नाम भैया, इधर दिया हुआ है बीमारी का नाम, और इस साइड दिया हुआ है वो किनके द्वारा फैलता है उसका नाम। ठीक है, यदि इसकी बात करेंगे येलो फीवर की, ठीक है, येलो फीवर की बात करेंगे तो ये स्टेगोमाइया के कारण नहीं फैलता है, सॉरी ये इसके कारण ये फैलता है। स्ट्रेंज फीवर की बात करेंगे ये इसके कारण फैलता है। मलेरिया क्यूलेक्स मॉस्किटो फैलता है। ठीक है, और यहां पे ब्यूबोनिक प्लेग ये इसके कारण नहीं फैलता है, सो अपना यहां पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी आई एम सो सॉरी, यहां पे देखिए, यहां पे बात करेंगे इसकी, ये तो चलो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी इसके कारण ही फैलता है। लेकिन यदि बात करेंगे मलेरिया की, तो मलेरिया जो था वो किसके कारण, क्लियर, और ये फैलता था किसके द्वारा भैया, तो ये फैलता था फीमेल एनोफेलिस के द्वारा। ठीक है, ये फैलता था फीमेल एनोफेलिस के द्वारा, याद रखिएगा ये चीज। ठीक है, देखिए इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दे, इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपको दे जिसमें आपको ऐसा लगे कि भैया थोड़ा सा बाहर से, बिल्कुल ठीक है, आपको लग रहा होगा इस क्वेश्चन को देख करके आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा बाहर से क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, बट फिर भी यदि हम बात करें इसकी, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आपको दे दे तो उसमें एक ऑप्शन ऐसा जरूर देगा जो आपके सिलेबस का होगा, और वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन भी होगा, यहां पे याद रखिएगा। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट। लाइन कट गई है इसलिए मैं फ्रंट पे नहीं आ रहा हूं, क्लियर। चलिए, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55। अगला बताइए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर। इन सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के कुछ हिस्सों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज कॉमनली फाउंड अमंग्स द पुअर पीपल बिकॉज दे ईट चीप पल्स फ्रॉम द प्लांट। मतलब कि यहां पे क्या बोल रहे हैं भैया, यहां पे बोल रहे हैं भारत के कुछ हिस्सों में ये जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी है ये बहुत ज्यादा है। किन लोगों के बीच, गरीब लोगों के बीच। क्यों, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है वो सबसे सस्ता वाला दाल खाते हैं। ठीक है, और सस्ते वाले दाल की यदि बात करेंगे तो सस्ता वाला दाल होता है लैथीरस सैटाइवस। ठीक है, लैथीरस सैटाइवस, तो ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। इसके कारण कुछ भारत के कुछ हिस्सों में, कहा जाए तो बहुत ज्यादा हिस्सों में, जो गरीब लोग जो ये जो दाल खाते हैं चीप पल्स, बहुत सस्ता वाला दाल, इसके कारण मस्कुलर डिस्ट्रॉफी नामक बीमारी होता है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्शन ऑफ लाइसोजाइम इज, अभी मैंने क्या बताया हुआ था भैया, लाइसोजाइम कहां पे प्रेजेंट था, लाइसोजाइम प्रेजेंट था पसीना में, वो प्रेजेंट था सलाइवा में। ठीक है, वो प्रेजेंट था टीयर में, और वो करता क्या था, तो वो बैक्टीरिया को मारता था। अब बैक्टीरिया को मारना मतलब कि फिजियोलॉजिकल काम, तो ये रहा यहां पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 58। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 58। फटाफट से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, फटाफट से। क्या कह रहा है यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फैगोसाइटिक, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फैगोसाइटिक नहीं है। फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, जो दूसरे सेल्स को किल करने का काम करता है। भैया मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है, न्यूट्रोफिल है। मास्ट सेल की बात करेंगे तो ये जो मास्ट सेल होता है ये होता है नॉन फैगोसाइटिक, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ईच इम्यूनोग्लोब्यूलिन हैज टू हैवी चेन
and two light chain the antigen binding is present in। यहां पे क्या बोल रहा है भैया, यहां पे बोल रहा है कि जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन यानी कि जितने भी ये जो यानी कि हम बात करें तो जितने भी ये एंटीबॉडी वाले प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जितने भी एंटीबॉडी वाले प्रोटीन होते हैं, क्लियर, जितने भी एंटीबॉडी वाले प्रोटीन होते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है जितने भी इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर बोले तो जितने भी एंटीबॉडी वाले प्रोटीन होते हैं, इनके पास दो हैवी चेन होता है और दो लाइट चेन। ये हो गया हैवी चेन, सॉरी हो गया आपका ये हो गया आपका हैवी चेन, ठीक है, और यहां पे होता था, यहां पे प्रेजेंट क्या था, तो लाइट चेन। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जितने इम्यूनोग्लोब्यूलिन वाले थे हैं उनमें दो हैवी चेन होता है ये वाले और दो लाइट चेन होता है, ठीक है। सो ये जो और जो एंटीजन बाइंडिंग होता है, एंटीजन बाइंडिंग यानी कि यहां पे इस टाइप का बनाया हुआ था ना दोनों वाले में, यहां पे, ठीक है, ये वाला क्या है, ये है यहां पे एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ये जो है ये दोनों हैवी और लाइट चेन में वेरिएबल होते हैं, यानी कि बदलते रहते हैं, कोई कहीं पे तो कोई कहीं पे, ठीक है। तो जैसे यहां पे है एंटीजन बाइंडिंग साइट, हो सकता है इसमें यहां पे हो एंटीजन बाइंडिंग साइट, और मैंने क्या बताया हुआ था, ये जो आपस में जुड़े हुए होते हैं किसके द्वारा, तो ये जुड़े हुए होते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ठीक है, यहां पे क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ व्हिच जीन लेड टू कैंसर, इनमें से किस चीज में गड़बड़ी के कारण या फिर ऑल्टरनेशन के कारण कैंसर हो सकता है, कैंसर होता है। सेल प्रोलिफरेशन जीन या फिर बोले तो प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है, ऑन्कोजीन मतलब कैंसर वाला जीन, और ऑन्कोजीन से पहले वाला प्रोटो ऑन्कोजीन, इसके कारण तो कैंसर होता ही है, ये बात तो पते है, तो भैया ये होगा ही, ठीक है। ट्यूमर सप्रेसर जीन जो कि ट्यूमर को सप्रेस करता है, यस। म्यूटेंट एलील, यस, मतलब कि एनी ऑफ दिस। क्लियर है यहां पे, क्लियर है यहां पे भैया, क्लियर है यहां पे, चले आगे बढ़े। ओके अगला, व्हिच सेल सेक्रीट एंटीबॉडी, इनमें से कौन सा सेल ऐसा है जो कि एंटीबॉडी को सेक्रीट करता है, कौन सा है भैया सेल, एंटीबॉडी बनाने वाला, बीमारियों से लड़ने वाला, कौन सा था, लिम्फोसाइट, है ना। तो यहां पे 61 का ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहां पे 62, क्वेश्चन नंबर है 62, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है यहां पे 62। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 का आप लोग आंसर कीजिए फटाफट से। कैरेक्टर्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, देखिए इम्यूनिटी मैंने बताया हुआ था कि दो प्रकार का होता है, ठीक है। इम्यूनिटी होता क्या है, हमारे शरीर की वो क्षमता जो बीमारियों से लड़ती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। ये होता है दो प्रकार का, एगो होता है कौन सा, एगो होता है कौन सा भैया इम्यूनिटी, जल्दी से बताइए आप लोग, जल्दी से फटाफट से कमेंट कीजिए जल्दी से। इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है, जल्दी से, इम्यूनिटी कितने प्रकार का होता है फटाफट से बताइए, जल्दी से बताइए, इम्यूनिटी कितने टाइप का होता है, आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए कि कॉन्शियस हो भी आप लोग या फिर नहीं हो। चलो वेरी गुड वेरी गुड, ओके। सो बताया हुआ था मैंने कि इम्यूनिटी दो प्रकार का होता है, एक होता है इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी किसको बोलते हैं,
वैसा इम्यूनिटी जो किसी पर्सन को जन्म के साथ मिलता है उसको बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। और दूसरा होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी जो कोई पर्सन जन्म लेने के बाद एक्वायर करता है, फल फूल खाना पीना इन सब चीजों से, उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या कैरेक्टर होता है? एक तो वो स्पेसिफिसिटी होता है, स्पेसिफिक होता है। दूसरा कि वो सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच डिफरेंशिएट कर सकता है। और तीसरा मेमोरी रिटेन कर सकता है, मतलब कि यहां पे ऑल ऑफ दीज। ठीक है, मतलब कि यहां पे हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है बॉस, ठीक है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन। कैंसर सेल आर मोर इजिली डैमेज्ड बाय रेडिएशन देन नॉर्मल सेल बिकॉज दे आर, जो कैंसर सेल होते हैं ना वो नॉर्मल सेल के कंपेयर में आसानी से उसको डैमेज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है भैया? क्योंकि कैंसरस सेल होते कौन थे? कैंसरस सेल वो होते थे जिनमें रैपिड डिवीजन हुआ था, यानी कि कैंसर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल, तो जिसमें रैपिड डिवीजन हुआ था उसी को बोले हुए थे ना कैंसरस सेल, इसीलिए उसको हम आसानी से डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, अगला यहां पे जो क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, अगला जो यहां पे क्वेश्चन है आपके पास ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, मतलब कि इनमें से कौन सा गलत वाला मैच पेयर है? ठीक है, इनमें से कौन सा गलत वाला मैच पेयर है? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि गलत वाला मैच पेयर है? ठीक है, तो देखिए स्लीपिंग सिकनेस की यदि बात करेंगे, इंसोम्निया, ये ट्रांसमिट करने वाला ग्लोसिना पेल्पेटिस, ठीक है, फाइलेरियोसिस को ट्रांसमिट करने वाला क्यूलेक्स पिपाइंस, ठीक है, अगला है ये फीवर को भैया ये ट्रांसमिट होता है फीमेल सैंड फ्लाइज के द्वारा। ठीक है, ये होता है फीमेल सैंड फ्लाइज के द्वारा। ठीक है, तो यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, यहां पे अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है बॉस, चलिए अगला क्वेश्चन। विच में से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्टली मैच्ड नहीं है? ठीक है, राइजोबियम एक बायो फर्टिलाइजर है, यस ये तो सही है। स्पाइरुलिना एक सिंगल सेल प्रोटीन है, यस। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, यस। सिरेटिया की बात करेंगे तो ये एक ड्रग एडिक्शन नहीं है, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, मतलब यहां पे अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। इंटरफेरॉन की डिस्कवरी कौन किए हुए थे भाई साहब, बताइए। इंटरफेरॉन वर डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस, याद रखिएगा इंटरफेरॉन की डिस्कवरी किए हुए थे सेफरमैन एंड मॉरिस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आते हैं 67 पे, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, ट्रीटमेंट ऑफ एलोक्सेन डिस्ट्रॉयज, एलोक्सेन नामक बीमारी जो होता है उसका ट्रीटमेंट क्या डिस्ट्रॉय किया जाता है? उसमें पैनक्रियाज के अंदर जो प्रेजेंट थे आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, उनके अंदर जो बीटा सेल प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। ठीक है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उनको यहां पे डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 68,
हसल्स कॉर्पसल्स आर फाउंड इन, हसल्स कॉर्पसल्स कहां पे मिलते हैं? तो ये मिलते हैं थाइमस ग्लैंड में, ठीक है, तो ये मिलते हैं थाइमस ग्लैंड के अंदर, ठीक है, क्लियर, ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से बताइए यहां पे, अगले क्वेश्चन पे जल्दी से बताइए यहां पे, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कीजिए आप लोग जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर कीजिए। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएटेड विद हीमोलिसिस ऑफ, मतलब कि G6P हाइड्रोजिनेज डेफिशिएंसी एक बीमारी है, इसमें किसका हीमोलिसिस होता है? तो भैया सिंपल सा ही यहां पे याद रखना, हीमोलिसिस, हीमो फो हीमो बीसी में ऑप्शन नंबर बी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एड्स इज तो भैया बताए हुए थे ना, यहां पे इन्फेक्ट होता है T4 लिम्फोसाइट, तो मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, याद रहे ऑप्शन नंबर सी हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 पे आते हैं, Which one of the following depresses brain activity and produce feeling of calmness, relaxation and drowsiness? ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि हमारे ब्रेन के एक्टिविटी को डिप्रेस करता है, यानी कि हम बहुत ज्यादा जो सोच रहे होते हैं, चिंता में होते हैं, किसी फिक्र में होते हैं, तो उस टाइम अपने बॉडी को जो रिलैक्सेशन प्रदान करता है वो कौन सा होता है भैया? तो वो होते हैं यहां पे वेलियम, भाई साहब कौन होते हैं? वेलियम, ठीक है, वेलियम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, इंटरफेरॉन होता क्या है? इंटरफेरॉन क्या होता है भैया? ठीक है, इंटरफेरॉन क्या होता है? तो इंटरफेरॉन होता है एक एंटीवायरल प्रोटीन, ठीक है, इंटरफेरॉन होता है एक एंटीवायरल प्रोटीन, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हु कॉइंड द टर्म एंटीबायोटिक? वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था एंटीबायोटिक, ठीक है, वो कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने टर्म दिया था एंटीबायोटिक? वो थे वैक्समैन, बताया हुआ था मैंने, वैक्समैन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नहीं, इन्होंने तो पेनिसिलिन के बारे में बताया हुआ था, ठीक है। एंटीबायोटिक अलग अलग होते हैं, जिसमें से एक था जो कि सबसे पहला एंटीबायोटिक था जिसका नाम था पेनिसिलिन, तो उस पेनिसिलिन के बारे में बताए हुए थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लेकिन जो एंटीबायोटिक टर्म है ये टर्म दिए हुए थे वैक्समैन, ठीक है, याद रखिएगा ये टर्म दिए हुए थे वैक्समैन। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहां पे क्वेश्चन नंबर 74, ठीक है। चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, आंसर कीजिए फटाफट से, ये चीज डीडीटी के बारे में आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ होगा। द केमिकल यूज्ड इन नेशनल मलेरिया इरेडिकेटिव प्रोग्राम, इसमें किसका यूज किया जाता है भैया? तो इसमें यूज किया जाता है डीडीटी का, इसमें यूज किया जाता है डीडीटी का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू द हार्ट, सॉरी आई एम सो सॉरी, यहां क्वेश्चन है यहां पे, कोरोनरी हार्ट डिजीज इज
ड्यू टू, जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होता है ये किसके कारण होता है? याद कीजिए, इसके बारे में मैंने पढ़ाया भी हुआ था आप लोगों को, 11th में भी मैंने पढ़ाया हुआ, 11th में ही मैंने यहाँ पे पढ़ाया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 12th में तो बस हल्का सा बताया हुआ था, बट मेनली जो ये टॉपिक है 11th का है, वहां पे मैंने पढ़ाया हुआ था कि जैसे होता क्या है ब्लड, अब ब्लड वेसल में क्या होगा कि फैट का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है। यदि मान लीजिए कि फैट का डिपोजिशन जो हो जाएगा, तो जो पहले ब्लड नॉर्मली जा रहा था बढ़िया ढंग से, वो क्या होगा, वो प्रॉपर बढ़िया तरीके से जा नहीं पाएगा। मतलब कि इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई हो रहा है हार्ट के मसल में, इसी को बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज, ठीक है, इसी को बोलते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्रेटेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। इन्फ्लामेशन के दौरान या फिर बोले तो एलर्जी के दौरान इनमें से कौन क्या चीज सेक्रेट होता है कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा? तो वो क्या था भैया, तो वो था हिस्टामिन और सेरोटोनिन। और बताया हुआ था जहां पे दोनों में से दोनों ऑप्शन में ए बी बोथ वाला नहीं रहेगा, वहां पे आप मेन जो आप टिक करोगे वो हिस्टामिन पे आप टिक करोगे। तो 76 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहां पे करेक्ट, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी यंग अमीबी हैच आउट फ्रॉम अ सिस्ट ऑफ एंट अमीबी हिस्टोलिटिका। यानी कि एंट अमीबी हिस्टोलिटिका के यीस्ट से उसका जो सिस्ट जो टूटता है उससे कितने अमीबी निकलते हैं? तो उससे 4 अमीबी प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, उससे 4 अमीबी प्रोड्यूस होते हैं। ये बात को आप गांठ बांध लीजिएगा, मन में ये चीज बैठा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, फाउंड इन, के कारण क्या होता है? इसके कारण होता है फाइलेरिया, एलिफेंटियासिस, हाथी पांव। इसमें क्या होता है भैया, तो इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं, इसमें जो लिम्फ नोड होते हैं वो प्रभावित होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड। और उसकी तभी तो मैंने बताया हुआ था मेनली जिसको एलिफेंटियासिस होता है उनमें क्या हो, मेनली तो उसमें लिम्फ नोड प्रभावित होता है। उसके बाद पांव फूल जाता है पूरा, हाथी के पांव जैसे हो जाता है, या फिर हैंड में ऐसा हो सकता है, हाथ पूरा हाथी के जैसे हो सकता है, बट मेनली जो है मेनली वो पांव होता है और मेन प्रभावित होता है वहां पे लिम्फ नोड, ठीक है। तो ये बात यहां पे याद रखिएगा, लिम्फ नोड। अगला है, टू कन्फर्म एलिसा फ्रॉम एड्स वी यूज। यहां पे क्या बोल रहा है, हम एड्स को कंफर्म करने के लिए, एड्स के लिए जो हम एलिसा टेस्ट किए उसको हम कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं, ठीक है, उसको हम कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए, मैंने बताया हुआ था कि एड्स का जिस पर्सन को किसी को ऐसा डर होता है, जब वो उसका टेस्ट करवाया जाता है तो सबसे पहला टेस्ट होता है वो एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट एसे। और इसमें यदि पॉजिटिव आ गया उसके बाद उस चीज को कंफर्म करने के लिए किया जाता है वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। इसमें भी यदि पॉजिटिव आ गया तो फिर राम नाम सत्य है, क्लियर। अगला है यहां पे, हिपेरिन इज सेक्रेटेड बाय। हिपेरिन की यदि बात करेंगे तो हिपेरिन इनमें से क्या सेक्रेट करता है? तो वो मास्ट सेल के द्वारा ये सेक्रेट होता है, ठीक है, मास्ट सेल के द्वारा ये सेक्रेट होता है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय,
एंटीबॉडी किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो ये प्रोड्यूस होता है लिम्फोसाइट के द्वारा, ठीक है। लिम्फोसाइट यहां पे ऑप्शन में है नहीं, ठीक है। यहां पे ना ये है, ना ये है, ना ये है, रहा ये बी सेल्स, मतलब कि बी लिम्फोसाइट, मतलब कि अपना ऑप्शन नंबर ये वाला हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Which substance when introduced into human body produces antibody? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे क्या बोल रहा है? वो सब्सटेंस जिसको हम ह्यूमन बॉडी के अंदर जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी, वो प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडी। तो वो वन एंड ओनली क्या है? एंटीजन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं यहां से जी, जल्दी से फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए, फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए, फटाफट से यहां पे आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 का क्या होगा भैया? Which of the following is the unit of immune system? जहां पे इम्यून सिस्टम की बात आए वहां पे लिम्फोसाइट ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्लियर? Which antibody एक्शन, इनमें से कौन सा एंटीबॉडी ऐसा है जिसके कारण एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जी होता है? तो ये क्या था? ये था IgE, ठीक है, ये था IgE। अगला, इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि नॉन इन्फेक्शस है, यानी कि जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है? एड्स तो पता ही है, बिल्कुल फैलता ही है। मलेरिया मच्छर के द्वारा फैलता है। गंदे खाने पीने सबके द्वारा टाइफाइड ई भी फैलता है। बचा क्या? कौन बचा? क्या? कैंसर। तो कैंसर एक ऐसा बीमारी होता है जो कि एक पर्सन से किसी दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये इस बात को याद रखिएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर यहां पे है 86। Which of the following blood cells is known as PMNL? इनमें से कौन सा ब्लड सेल ऐसा है जिसको PMNL कहते हैं? वो क्या था भैया? वो था न्यूट्रोफिल, ठीक है, वो था न्यूट्रोफिल, ठीक है जी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग discovered penicillin while working on which of the following bacteria? भैया जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, जब उन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी, जब अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, उस टाइम एक्चुअली में वो वर्क कर रहे थे किसी दूसरे बैक्टीरिया पे। उस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, उसका नाम था स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और ये है अपना क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 यहां पे कह रहे हैं रेट्रोवायरस इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म, रेट्रोवायरस इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज? तो भैया जहां पे रेट्रोवायरस का बात आ रहा था वो क्या था बीमारी? HIV वाला, यानी कि एड्स वाला। क्लियर? क्लियर है यहां पे? क्लियर है यहां पे? चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। इनमें से कौन सा ऐसा बीमारी है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट के द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट मतलब कि जब हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं तो पानी की जो छोटी छोटी बूंदें गिरती है जिसको बोलते हैं ड्रॉपलेट, उस ड्रॉपलेट के द्वारा इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि फैलता है? सिफिलिस की यदि बात करेंगे तो ये किसके द्वारा? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के द्वारा, ठीक है। टिटेनस ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो ड्रॉपलेट के द्वारा जो फैलता है ये है यहां पे न्यूमोनिया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिएजेंट यूज्ड इन एलिसा टेस्ट
वो कौन सा रिएजेंट होता है जिसका एलिसा टेस्ट में यूज किया जाता है, जिसका एलिसा टेस्ट में यूज किया जाता है। यहां पे पॉलीमेरेज मत टिक कर देना भैया, यहां पे होगा परऑक्सीडेज, यहां पे रिएजेंट पूछ रहा है, ठीक है, क्लियर। अगला, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय, फूड पॉइजनिंग इनमें से किनके द्वारा होता है, ठीक है, फूड पॉइजनिंग इनमें से किनके द्वारा होता है। जहां पे ये शब्द आएगा वहां स्टेडियम में एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसके कारण भरपूर मात्रा में फूड पॉइजनिंग होता रहता है, ठीक है, जिसके द्वारा भरपूर मात्रा में फूड पॉइजनिंग होता रहता है, ठीक है। चलिए तब तक आप लोग इसका आंसर कीजिए। एक मिनट में आता हूं, फटाफट से इसका आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 91 का। हाँ चलिए, सॉरी वो काम आ गया था। चलिए हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मेमोरी सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम, ठीक है, यानी कि जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जो मेमोरी सेल्स होते हैं वो किसके द्वारा बनते हैं, तो ये बनते हैं लिम्फोसाइट्स के द्वारा, ठीक है। हे फीवर किसके द्वारा होता है, जो ये बीमारी है हे फीवर, ये जो बीमारी है हे फीवर, ये हे फीवर किसके द्वारा होता है भैया, ये हे फीवर किसके द्वारा होता है, तो ये होता है एलर्जी के द्वारा, ठीक है, ये होता है एलर्जी के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इज ड्यू टू, सेल मेडिएटेड बताए हुए थे ना कि दो प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स था ना। तो जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो किसके कारण होता है, तो ये होता है टी लिम्फोसाइट के कारण, ठीक है। अगला है कि एलएसडी क्या है, अगला है एलएसडी क्या है, तो एलएसडी एक फंगस होता है, याद रखिएगा, ठीक है, एलएसडी एक फंगस होता है, एलएसडी एक फंगस होता है, ये बात याद रहे। इनमें से कौन सा स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट जो कि नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, कोकेन, ठीक है,
जैसे कॉफी सब जो बनाया जाता है ना, तो ये सब क्या करते हैं स्टूडेंट, जब लेट नाइट स्टडी कर रहे हो या फिर इस टाइप की, तो वहां पे वो क्या करते हैं, वहां पे वो कॉफी प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर प्रेजेंट होता है कोकेन, तो वो एक स्टिमुलेंट के रूप में काम आता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 96। 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 96 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विच इज फॉर्म्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। वो क्या है जिसमें मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके बनाया जाता है, जिसको मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करके बनाया जाता है, तो वो है हीरोइन। क्या है वो है हीरोइन, ठीक है। अगला है कोकोआ वाला, ठीक है। अगला कोकेन, या फिर इसको कोकोआ भी कहते हैं। कोकेन किससे निकाला जाता है, तो कोकेन निकाला जाता है एरिथ्रोजाइलम कोकोआ के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ इज एन ओपिएट है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ओपिएट नार्कोटिक है, इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि ओपिएट नार्कोटिक है, वो है मॉर्फिन। सारा रट्टू वाला क्वेश्चन है, याद रहे, सारा का सारा रट्टू वाला क्वेश्चन है, क्लियर, सारा का सारा रट्टू वाला क्वेश्चन है। अगला, सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है जो जनरली पर्संस को हो रहा है, वो है कार्सिनोमा। चारों बताया हुआ था ना, कार्सिनोमा था, मेलानोमा, लिम्फोमा, सार्कोमा, ठीक है। तो कार्सिनोमा सबसे कॉमन कैंसर है जो कि ह्यूमन में हो रहा है आजकल, ठीक है, जो कि ह्यूमन में आजकल हो रहा है। अगला, द एंटीबॉडी विच कैन क्रॉस प्लासेंटल बैरियर, वो कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लासेंटा को क्रॉस करता है, तो वो है आईजीजी, यानी कि इम्यूनोग्लोब्युलिन जी, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन, which is called first line of defense, which is caused first line of defense, ठीक है जी। यहां पे बोल रहा है which is cause first line of defense, ठीक है, which is cause first line of defense। देखिए फर्स्ट ऑफ डिफेंस का मतलब क्या हुआ था, बताया था ना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला, बताया हुआ था ना कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी वाला जो क्या है, इनेट इम्यूनिटी जो बाय बर्थ मिलता है, और बाय बर्थ क्या मिलता है, क्या बाय बर्थ इन्फ्लामेशन मिलता है, नहीं, तो बाय बर्थ क्या मिलता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। तो अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है, अपना ऑप्शन नंबर ए हो गया यहां पे करेक्ट, ठीक है। अगला, हेपेटाइटिस बी इज ट्रांसमिटेड थ्रू, चूंकि ये क्या है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये स्नीजिंग के द्वारा, छींकने के द्वारा, खांसने के द्वारा या फिर मच्छर के द्वारा नहीं फैलेगा, एक तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा और दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। एंड सबसे लास्ट में जो है वो है जो रेबीज के लिए जो वैक्सीन बनाया गया, वो प्रोड्यूस जो किया गया वो किनके द्वारा, तो वो थे लुइस पास्चर, ठीक है। फाइनली हमने अपना यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज नामक इंपॉर्टेंट चैप्टर का बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे हमने उस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फिनिश कर लिया, ठीक है जी, क्लियर। होप आपको पसंद आया होगा। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के लास्ट में सबसे प्यारा सा सुंदर सा कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो गौर फरमाइएगा कि कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है, कहते हैं, ये बहुत पुराना है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करके उसको नए अंदाज में बतला देता हूं। कहते हैं कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, काश तू चांद और मैं सितारा होता, तो आसमान के किसी कोने में आसियाना हमारा होता। कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, कि काश तू चांद और मैं सितारा होता, तो आसमान के किसी कोने में
आशियाना हमारा होता, और लोग तुझे देखते बस दूर ही दूर से, और लोग तुझे देखते बस दूर ही दूर से, लेकिन तुझे करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। ठीक है, सिर्फ हमारा होता। फिर से रिपीट कर रहा हूं, काश तू चांद और मैं सितारा होता, काश तू चांद और मैं सितारा होता, आसमान के किसी कोने में आशियाना हमारा होता। लोग दूर से देखते तुझको, लोग दूर से ही देखते तुझको, लेकिन तुझे करीब से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम इस सेशन का यहीं पे खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए अंदाज में, नए लाइन के साथ और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।